रियल फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे और रियल फंक्शन में आज हम लोग को थोड़ा स्पेशल टाइप में दूसरे फंक्शन पे बात करना है। और अपना जो दूसरा फंक्शन है स्पेशल में, उसको बोलते हैं हम लोग सिग्नम फंक्शन, इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। अब ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है? ये टोटली मॉड के ऊपर डिफाइन होता है सबसे पहला, और इसका फॉर्मेट कैसा होता है वो देखिए। तो इसको रिप्रेजेंट करते एस जी एन एक्स लिख के, और एस जी एन एक्स कहने का मतलब सिग्नम ऑफ एक्स, और इसका एक्सप्रेशन मिलता है x बाई मॉड एक्स वेन एवर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड इट विल बी इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। ये क्या लिखा गया? ये पीस वाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। तो सिग्नम फंक्शन पीस वाइज फॉर्म में हमेशा रिप्रेजेंटेड होता है। whenever x not equal to 0, तो सिग्नम x किसके बराबर? x बाई मॉड x। जब कभी भी x 0 के बराबर होगा तो सिग्नम x किसके बराबर? 0 के इक्वल होता है। ठीक है, इसको कहते हैं वेरिएबल फॉर्म, इसको कहते हैं वेरिएबल फॉर्म ऑफ सिग्नम, इसको सिग्नम का वेरिएबल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो क्या इसका कांस्टेंट फॉर्म भी है? ऑब्वियस सी बात है, अगर वेरिएबल नाम सामने आया है तो कांस्टेंट फॉर्म भी इसका होता होगा। अब वो कांस्टेंट फॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं? क्या आपको ये याद है कि मॉड एक्स जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक माइनस एक्स और एक प्लस एक्स? नहीं? यस सर। है ना? यस सर। तो माइनस एक्स लेते थे जब x लेस देन 0 होता था, और प्लस एक्स लेते थे वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी कॉन्सेप्ट पे ये जो नीचे का मॉड एक्स है ना, ये ब्रेक करेगा। तो सिग्नम का एक और फॉर्मेट कुछ इस टाइप का कि सिग्नम एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई प्लस का एक्स, यानी इक्वल्स टू 1 वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन 0। सर x ग्रेटर देन 0 कैसे? आप अज्यूम कर लिए ना, अगर x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट वेन एवर x इज पॉजिटिव यानी कि x ग्रेटर देन 0, तो वैसे केस में मेरा जो मॉड x है ये प्लस x बन के सामने आएगा, और x बाई एक्स कैंसिल होके ये 1 प्रोवाइड करेगा। ये पहला पार्ट। दूसरा x बाई माइनस एक्स। सर ये क्या हुआ? मॉड x इस बार टूट गया है माइनस एक्स के फॉर्म में, तो उस समय इंटरवल मेरा क्या चलेगा? वेन एवर x इज लेस देन 0। और x बाई माइनस एक्स को सॉल्व करेंगे तो ये -1 देगा। तीसरा पार्ट जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए, एज इट इज, ये 0 होगा वेन एवर x इज इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल सा बात कि सिग्नम का जो कांस्टेंट फॉर्म होगा, ठीक है, कांस्टेंट फॉर्म ऑफ सिग्नम फंक्शन वो होगा +1 वेन एवर x ग्रेटर देन 0, -1 वेन x लेस देन 0, और ये 0 होगा जबकि x का वैल्यू 0 के बराबर होगा। ठीक है, उस समय। तो ये कहलाया कांस्टेंट फॉर्म यहां वाला, और ऊपर वाला है वेरिएबल फॉर्म। में भी आपके पास क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में दे सकता है। इसी कांस्टेंट फॉर्म को देखिए, और एक दो क्वेश्चन का आंसर हम लोग को निकालना है अभी। ठीक है, और किस तरीके से? तो मान लीजिए आपसे ये पूछा f3 का वैल्यू, f3, ठीक है, या फिर इसी को लिखेगा सिग्नम 3। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि x के प्लेस पे 3 पुट किया गया, तो फंक्शन का क्या वैल्यू होगा? तो जब 3 पुट करेंगे x के प्लेस पे तो इट इज ग्रेटर देन 0, और 3 अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये फर्स्ट वाले इंटरवल से बिलोंग करेगा कि सेकंड से बिलोंग करेगा या थर्ड से बिलोंग करेगा? किससे बिलोंग करेगा? फर्स्ट। तो जब फर्स्ट से बिलोंग करेगा, थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण इधर उधर लाइन जा रहा है, कोई बात नहीं, हम उसको हटा देंगे बाद में। ठीक है, आप लोग के पास नोट्स जाएगा वो क्लियर जाएगा। ठीक है, तो सिग्नम 3 जो x मेरा ग्रेटर देन 0 है उसी फंक्शन के वैल्यू को लेके चलेंगे, उतना ही सिग्नम 3 का वैल्यू होगा। यानी सिग्नम 3 का वैल्यू कितना होगा? 1। अगर आपसे पूछा गया सिग्नम 5, क्या आंसर आएगा? सिग्नम 5 1। यानी कि कोई भी x का वैल्यू
जो कि 0 से बड़ा हो, मीन्स पॉजिटिव हो, उसके लिए सिग्नम हमको एक ही वैल्यू बार बार प्रोवाइड करता है और वो कौन होता है? 1। यानी कि अगर आपसे ये पूछ दिया गया कि सिग्नम ऑफ √3, बोलिए तो क्या होगा? 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, वैसे केस में सिग्नम हमको बार बार 1 ही प्रोवाइड करता है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछने वाला थोड़ा सा इसको घुमा के पूछ सकता है आपसे, आप उसके लिए तैयार रहे हमेशा। सिग्नम, और यहां पे क्या बोला? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -2, बोलिए तो क्या होगा आंसर? -1। एक आंसर हमको मिला -1। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग को -1 आंसर आ रहा है। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हम लोग जानते हैं बाय द ट्रिग्नोमेट्री 1 के बराबर होता है, और 1 - 2 अगर करेंगे तो ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी लिखा है, ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी लिखा है, इट इज इक्वल्स टू -1, और -1 मतलब लेस देन 0, और जब कभी भी लेस देन 0 होगा तो सिग्नम उस समय आंसर क्या प्रोवाइड करता है? -1। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे आंसर मेरा -1 होगा। ठीक है, ऐसे आपको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा अभी तो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े नहीं है इसलिए, नहीं तो हम ट्रिग्नोमेट्री में और लंबा भी खींच सकते थे, मगर हम अभी जनरल अलजेब्रा पे अभी एक और बात आपसे पूछ सकते हैं। यहां क्या लिखा है वो सुन लीजिए, x² + y², और डिवीजन में लिखा हुआ है 3x² y²। अब आपसे पूछा कि इसका वैल्यू क्या होगा, अब आपसे पूछा कि इसका वैल्यू क्या होगा सिग्नम, जबकि ये बताया हुआ है कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर अदर देन 0, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर अदर देन 0। ठीक है, ये बोला हुआ है। नहीं आंसर? ठीक, सुनिए, जब कभी -1 और 1 कितना आंसर आया निस? -1 और 1 -1 है ना? ठीक, -1 और 1 दोनों में से, और 1 ठीक 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 ठीक, हम समझ गए आप क्या आंसर देना चाह रहे हैं। देखिए सिंपल सा बात, x कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर मान ले रहे हैं -3, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या ये नेगेटिव होगा? ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आप ये कह सकते हैं x² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट क्योंकि यहाँ पे x मेरा 0 नहीं हो सकता, ठीक है, 0 नहीं हो सकता, तो x² ग्रेटर देन 0, क्या y² भी ग्रेटर देन 0 होगा? सोचे ना, डिस्कशन का पार्ट है भाई। आपको अगर कहीं कंफ्यूजन लगे आप बोलिए ना कि सर इस वाले नंबर पे चेक करके दिखा दीजिए हमको, हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, डिस्कशन करने से कॉन्सेप्ट तगड़ा होता है, और नहीं तो फिर क्या होता है ना, वो रटने वाला बात हो जाता है कि रटना पड़ेगा हमको। ठीक है, बोलिए क्या x² ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 है? y², यस सर। ठीक है, अगर दोनों ग्रेटर देन 0 तो दोनों का एडिशन भी ग्रेटर देन 0। यस सर। ठीक है, और नीचे वाला भी ग्रेटर देन 0, कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा न्यूमरेटर भी ग्रेटर देन 0 है, मेरा डिनोमिनेटर भी ग्रेटर देन 0 है। कुल मिला के ये जो x² + y² बाई नीचे में लिखा है 3x² y², दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। और जब कभी भी सिग्नम के अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 होता है, जब भी सिग्नम के अंदर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट, ठीक है, वो ग्रेटर देन अगर 0 होता है, उस समय सिग्नम कितना आंसर देता है? 1। ठीक है, तो अपने पास इस वाले एक्सप्रेशन का भी वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। पूछिए, किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन है? एकदम बात करें। ठीक है, नहीं, हम यही बोल रहे हैं, सिग्नम के अंदर का टर्म है ना, आपको घुमा घुमा के प्रेजेंट करके देगा और आपको आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है, जब भी आप इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी सिग्नम के लिए आप वैल्यू फाइंड करते हैं, सिग्नम के लिए जब आप वैल्यू फाइंड करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा वो होता है रेंज। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रेंज ऑफ सिग्नम
whatever be अंदर में चाहे कुछ भी है, तो सिंपल सा हम अभी x रख ले रहे हैं, ये हमेशा 3 वैल्यू मिलता है, ठीक है, एकदम काउंटेड 3 वैल्यू मिलता है, और वो 3 वैल्यू क्या होता है, -1, 0 और 1 होता है, वो -1, 0 और 1 होता है। तो जब भी सिग्नम का रेंज निकालना होगा वो हमेशा -1, 0 और 1 होता है, ठीक है। सर डोमेन, व्हाट अबाउट डोमेन? तो डोमेन के लिए आप ऐसे समझे कि डोमेन का मतलब होता है x का वैल्यू, डोमेन का मतलब होता है x का वैल्यू। अब थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करके हम लोग देख ले, x मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, x मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, और x 0 भी हो सकता है, यानी x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे अपने डोमेन ऑफ सिग्नम ऑफ x में क्या बोल सकते हैं, ऑल रियल नंबर। हम कोई बात आपके ऊपर डाल नहीं रहे, हम कभी नहीं बोलेंगे आपको कि आप इसको रटिए, समझने का कोशिश कीजिए। ये बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये मैथ है, इसमें जितना समझेंगे क्वेश्चन उतनी आसानी से बनेगा, केवल रटने पे भरोसा रखेंगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऊपर से चैप्टर है फंक्शन, ठीक है, आप तो अभी 11 में है ना, पास आउट को इसमें दिक्कत रहता है, 12 वाला जब तक समझता है कि फंक्शन क्या है तब तक फंक्शन पार हो चुका रहता है, तो लोग को फंक्शन हमको 2 बार पढ़ाना पड़ता है 12 में, ठीक है। 11 में कम से कम एक बार अच्छे से पढ़ लें, ताकि 12 में जब पढ़ेंगे तो कुछ भी डाउट अगर होगा तो वो सारा क्लियर हो जाएगा। इसलिए ध्यान से देखते चलिए, कोई भी पार्ट समझने में दिक्कत या आपको लगता है कि नहीं सर ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, एकदम खुल के मेरे से बात कीजिए, ठीक है, आंसर दीजिए, क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, मेरी बात को काटिए, ठीक है, मगर समझने का कोशिश कीजिए। चलिए ये था। अब सवाल डोमेन ऑफ सिग्नम, फिर से एक बार रोहित। सर डोमेन ऑफ सिग्नम x है, तो उसमें x का तो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो हर बार अलग अलग ना आएगा उसमें डोमेन। हाँ हाँ हाँ, वो अलग अलग आएगा। आप जो बात बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, आप जो बात बोल रहे हैं ना वो हम दिखा रहे हैं। एक मिनट, आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे हम क्या लिखे थे वहां पे, x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, है ना, यहाँ बोले थे ना, यहाँ रोहित। यस सर। हाँ, हम लोग को क्या ध्यान रखना है ना कि ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट एग्जिस्टिंग हो, ये अंदर वाला पार्ट एग्जिस्टिंग हो, और उस समय इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। तो जनरल तौर पे अगर fx कहा जाएगा तो उसमें एक ही वेरिएबल आपका x होगा। तो अगर कभी x डिनोमिनेटर में आ गया तो आप लिखेंगे x नेवर बी इक्वल्स टू 0, ये मेरा एक रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। अभी हम आपके सामने कौन सा फंक्शन लेके आए, हम केवल फंक्शन लिखे हैं सिग्नम x, तो क्या x पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगता है, क्या ये p बाई क्यू का फॉर्म है, नहीं, रूट है नहीं, लॉग है नहीं, साइन इनवर्स नहीं, तो जो चारों कंडीशन उसमें से कुछ नहीं लगा, इसका मतलब क्या ऑल रियल नंबर नहीं होगा उसका डोमेन, रोहित? हाँ ठीक। अगर लिख दिया 1/x, सिग्नम 1/x, और आपसे पूछा कि इसका डोमेन बताओ, आपसे पूछा इसका डोमेन, बोलिए क्या आंसर दीजिएगा? ऑल रियल नंबर x एक्सेप्ट 0, एकदम ठीक, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो वो किस पे डिपेंड किया, क्या वो सिग्नम पे डिपेंड किया या उसके अंदर वाले टर्म पे डिपेंड किया, किस पे डिपेंड किया? हाँ, टर्म पे डिपेंड किया। अब अगर आपसे रेंज मांगेगा तो आप रेंज क्या दे सकते हैं, रेंज बिलोंग्स टू, बोलिए, सोचना है। x अगर नेगेटिव हो गया तो सिग्नम के अंदर नेगेटिव मतलब -1 आएगा, x अगर पॉजिटिव हो गया तो सिग्नम के अंदर पॉजिटिव, इसका मतलब 1 आएगा। क्या ये 1/x कभी 0 हो सकता है, 1/x कभी 0 हो सकता है? नो सर। कभी 0 नहीं हो सकता है, तो क्या इसके अंदर 0 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए रेंज मेरा क्या होगा, -1 और 1 होगा, रेंज क्या आएगा, -1 और 1, समझ रहे हैं? वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या अंदर का कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। अगला एक और देखिएगा, 1 मिनट, उसके बाद ग्राफ पे चलते हैं। सिग्नम रूट एक्स, बोलिए तो रूट जो होता है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव।
अगर हम लोग डोमेन का बात करें तो रूट के भीतर वाला टर्म क्या कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नो सर। तो डोमेन बिलोंग्स टू कहां से कहां? 0 से लेके इन्फिनिटी, सही है? यस सर। ये रूट के अंदर वाला टर्म जो है, रूट के अंदर वाला टर्म जो है दैट शुड बी पॉजिटिव, तो ये 0 से इन्फिनिटी तक होगा। अब रेंज पूछे, क्या आप रेंज के लिए खुद से ट्राई कर सकते हैं कि हमें बता दें? सर रेंज 1। रेंज 1 होगा, क्या 0 नहीं होगा? नो सर। अच्छा, अगर मान ले रहे हैं x का वैल्यू 0 हो जाएगा रोहित, तो क्या रेंज 0 नहीं आएगा मेरा? यस सर, रूट 0। है ना? तो 0 और 1 दोनों आंसर होगा आपका, ठीक है? 0 और 1 दोनों आंसर होगा। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक, एकदम ऐसे ही टर्म क्या दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिग्नम का कैलकुलेशन करते हैं, बस उसी कॉन्सेप्ट पे चलिएगा, बाकी इधर उधर कुछ नहीं। स्पेशल फंक्शन है तो स्पेशल कैरेक्टर होगा, स्पेशल बिहेवियर होगा। डोमेन का मतलब एक्स निकालना, तो हमको ये देखना है कि एक्स कंटेनिंग जो भी टर्म है वो एग्जिस्ट करे, उसके लिए हमको जो भी कंडीशन सीखे हैं उसमें से अप्लाई करके और एक्स का वैल्यू निकाल देना है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। उसके बाद सिग्नम का रेंज हमेशा -1, 0 और 1 इन्हीं तीनों में से कुछ होगा या तीनों का तीनों होगा, वो डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन कैसा दिया। अगर सिंपल एक्स दिया तो -1, 0 और 1 तीनों होगा। अगर 1/x दिया तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, मगर नेवर बी इक्वल टू 0, इस कारण से 0 नहीं आया। रूट के अंदर x दिया तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, बहुत मिनिमम 0 होगा, तो वैसे केस में रेंज मेरा 0 और 1 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है एकदम। अब आंसर दीजिए। माइनस में लिखा है, सुनिएगा, माइनस में लिखा है x+1, ठीक है? चलिए सबसे पहले हमको रेंज बताइए, बाद में डोमेन पे बात करेंगे। रेंज बोलिए। -1। 0 नहीं आएगा। जीरो -1। अगर रोहित x का वैल्यू -1 हो जाए तो क्या ये 0 दिया? सर लेकिन -0 तो नेगेटिव। -0? सर बाहर माइनस है ना। अच्छा, -0 और +0 दोनों 0 होता है ना यार, यस सर। तब काहे का माइनस और प्लस? 0 से 0 इन सब दुनियादारी से हटके है, ठीक है? वो मोह माया त्याग चुका है प्लस और माइनस का, समझे? तो 0 पे कुछ नहीं लगाना, 0 का मतलब 0। तो यहाँ पे सिग्नम के अंदर 0 आया, इसका मतलब रेंज मेरा 0 होगा, और नेगेटिव आया तो -1 होगा। अभी समझे? यस सर। ठीक है। और आप बताइए इसका डोमेन। अपने आप -∞ से 0। 0 to -∞। 0 to -∞, ठीक है? 0 to -∞, ये आंसर दिया गया, ठीक है? हम लोग के पास आया है 0 से -∞। क्या चेक करना है जब डोमेन निकालना है? तो हमको क्या चेक करना है डोमेन निकालने में? ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ डोमेन, टर्म अंडर रूट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप ये कह सकते हैं x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो आप ये कह सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज -1 से लेके इन्फिनिटी। क्या आपको ये चीज सही लग रहा है? मेरा आवाज कट कट के आ रहा है क्या? नो सर। अच्छा, पूछ रहे थे कि क्या ये आपको सही लग रहा है या इसमें कुछ डिस्टर्ब है? सर 0 to -∞ होगा। 0 से -∞, यही ना? ठीक, चलिए आपका आंसर वो आ रहा था। चेक करते हैं ना, चेक करते हैं अनीश। हम लोग क्या सीखे थे कि डोमेन निकालने के लिए रूट के अंदर वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, ये सही बात है? रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। यस सर। तो रूट के अंदर कौन है? x+1, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। +1 को राइट शिफ्ट कर दिए, -1। बोल रहा है कि -1 से ग्रेटर, तो ग्रेटर मतलब राइट जाते हैं कि लेफ्ट जाते हैं? राइट। राइट से, तो राइट साइड हमको कौन मिलेगा? इन्फिनिटी मिलेगा ना, ठीक है?
तो हम लोग क्या लिखे हैं कि -1 से स्टार्ट करके अप टू इंफिनिटी, इट इज द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अनिस, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक तो है। बाहर जो नेगेटिव है उसका कोई बाहर नेगेटिव से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। हम लोग क्या क्या पढ़े थे? कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंसी P/Q पढ़े थे। यस सर। फिर उसके बाद रूट पढ़े थे, माइनस रूट नहीं पढ़े थे, होता ही नहीं है। ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़े थे लॉग, और फोर्थ हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, यही पढ़े थे ना। यस सर। ठीक है। तो क्या इन चारों में से उस नेगेटिव का कोई लेना देना है? नो सर। नहीं, तो उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, उसको इग्नोर करेंगे। बस इन चार कंडीशन पे हमेशा आपको डिस्कस करना होता है। ठीक है। तो ये अपने पास सिग्नम। अब सिग्नम के ग्राफ का बारी आया, तो ग्राफ से पहले एक दो चीज डिस्कस कर लेना चाहते हैं ताकि ग्राफ में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। देखिए, डिस्कशन इस बात को लेके है कि यहां पे, और थोड़ा ऊपर डेफिनेशन में, हाँ, x ग्रेटर देन 0 y एक्सिस के राइट होता है कि लेफ्ट होता है? x पॉजिटिव किधर होता है? y के राइट होता है कि लेफ्ट होता है? किधर? राइट। राइट साइड। तो पूरे के पूरे, एक मिनट, पूरे के पूरे राइट साइड के लिए, पूरे के पूरे राइट साइड के लिए हम लोग का जो फंक्शन होगा उसका एक कांस्टेंट वैल्यू होगा 1। पूरे लेफ्ट साइड के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू होगा -1। और जब x 0 होगा तो मेरा फंक्शन भी कितना होगा? 0 होगा। मेरा फंक्शन भी कितना होगा? 0 होगा। बस इसी चीज को ध्यान में रखना है। और ग्राफ अब ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है। ग्राफ ऑफ सिग्नम, ग्राफ ऑफ सिग्नम x। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि वेन एवर x इज लेस देन 0 तो उस समय y अपने पास कितना होगा? y अपने पास होगा -1। वेन एवर x इज ग्रेटर देन 0 तो y कितना होगा? उस समय ये +1 होगा। अगर x इक्वल टू 0 हो जाए तो y कितना होगा? उस समय ये 0 होगा। ठीक है। इस चीज को बस ध्यान में रखना है आपको 3 बार। अब इसी चीज के लिए अगर हम ड्रॉ करते हैं एक्सिस, तो देखिए x एक्सिस और यहां y एक्सिस। अगर बोला गया y -1 तो y -1 हमेशा नीचे होता है, ये हुआ 0 -1। अगर बोला गया y1 वो ऊपर होता है, 0 1। अगर बोला गया x0 y0 वो ओरिजिन होता है, वो ओरिजिन होता है। तो ग्राफ कहां होगा सर? ग्राफ कैसा होगा सर? पूरा का पूरा ये जो है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे चलेगा पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है। इधर साइड में एक स्ट्रेट लाइन सीधा चलेगा पैरेलल टू x एक्सिस। ऐसा क्यों सर? अगर हम कोई भी नेगेटिव नंबर पुट करते हैं, सिग्नम हमको बार बार -1 प्रोवाइड करेगा। अगर हम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर पुट करते हैं, सिग्नम हमको बार बार +1 प्रोवाइड करेगा। इट इज y इक्वल्स टू 1 और ये है y इक्वल्स टू -1। जब हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, सिग्नम हमको एग्जैक्टली 0 प्रोवाइड करेगा। इसी को कहते हैं ग्राफ। सर इस पॉइंट के बारे में एक्सक्लूडेड, सर इस पॉइंट के बारे में एक्सक्लूडेड, तो सर कौन इंक्लूडेड? ओरिजिन इंक्लूडेड। ठीक है, ओरिजिन इंक्लूडेड। यानी कि अगर आपसे ये बोला कि सिग्नम 0.000 कितना भी 0 डाल दें, अगर 1 लगा देंगे, आप बोलिएगा कि सर ये 1 होगा। कारण है कि यहाँ पे जो x का वैल्यू पुट किया गया है इट इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 अगर है तो हर बार हमको y जो है, फंक्शन जो है वो 1 प्रोवाइड करेगा। अगर आपसे ये बोले कि देखो सिग्नम और -0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1, आप बोलिएगा सर आप इतना क्यों कर रहे थे? आप तो बोल दिए हमको नेगेटिव ना, नेगेटिव बोल दिए, इसका मतलब है कि सिग्नम हमको -1 प्रोवाइड करेगा। हम आपको समझा रहे थे कि जैसे हम 0 को छोड़ेंगे उस समय मेरा फंक्शन बार बार -1 प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा। अगर हम आपसे ये बोल दें, लाइन वाइन पे तो ध्यान ही मत दीजिएगा, वो सब हट जाएगा। ठीक है। अगर हम आपसे ये बोल दें कि सिग्नम और उसके बाद लिखा है 1 - sin स्क्वायर - cos स्क्वायर, बोलिए क्या होगा? 0। कारण है कि यहाँ पे और कुछ नहीं, घुमा के पूछा गया है। ठीक है। तो सिग्नम 0 0,
कहने का मतलब सिग्नम के जगह अगर हम y पुट कर दें तो y विल बी 0 व्हेनेवर x इज इक्वल्स टू 0, और जब x और y दोनों 0 हो जाएगा इसका मतलब है कि ये रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन को। तो फंक्शन कब 0 होगा? जब उसका x 0 होगा, यानी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो ये बन गया अपना ग्राफ। तो सिग्नम का ग्राफ कैसा होता है? सिग्नम का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा। ये है सिग्नम का ग्राफ। तो सर वो जो लाइन खींचे हैं आप x और y एक्सिस, दीज आर रेफरेंस लाइंस। उसको केवल रेफरेंस लाइन लेते हैं। रेफरेंस लाइन आप फिजिक्स में इसको एक वर्ड से सुनेंगे, उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहां से देख रहा है, जो ऑब्जर्वर है वो कौन से पोजीशन पे खड़ा है, कैसे देख रहा है, तब जाके मेजरमेंट लिया जाता है। हो सकता है कुछ दिन में या तो काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो गया होगा, नहीं तो होने वाला होगा। बार बार आपको यही चीज सुनने को मिलेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर कहाँ है, रिलेटिव वेलोसिटी, यही सब चीज आपको मिलेगा। और वो सब बस इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप जब कभी भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ऑब्जर्वर कहाँ है, देखने वाला कहाँ है। अभी देखने वाले हम हैं, तो मेरा राइट इधर जा रहा है, देखने वाले आप है, आपका राइट इधर जाएगा, तो क्या राइट ही बदल गया? राइट तो राइट, ठीक है, राइट साइड जो होता है वो तो राइट साइड है। अब देखने वाले के नजरिए पे है ना कि वो किधर से देख रहा है, बस वही बात है। तो मेरा ग्राफ जो है वो सिग्नम का ग्राफ इतना ही होता है, ठीक है, सिग्नम का ग्राफ इतना ही होता है। कभी भी इसको कंटिन्यूअस ना समझे। 12th क्लास में है ये कंटिन्यूटी एक चैप्टर, मगर आपको ये जानना जरूरी है कि ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। और अगर कंटिन्यूअस नहीं होता है तो इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस कर्व, सिग्नम कैसा कर्व होता है? डिसकंटिन्यूअस कर्व होता है, ठीक है। इट कंटेन, आगे और बता रहे हैं, इट कंटेन जंप वैल्यू, इसके वैल्यू में थोड़ा जंप होता है, इट कंटेन जंप वैल्यू। इसका पॉइंट यहां से चलते 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 यहां आया, फटाक से जंप करके यहां चला आया, यहां से तुरंत जंप किया ऊपर, और फिर उसके बाद ये राइट साइड में चलना स्टार्ट कर देता है। जैसे कभी आप है ना घर लौट रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, बीच में एक छोटा सा नाला मिल गया, आप क्या करते हैं? एक रन अप लेते हैं, मारते हैं जंप एकदम फटाक से पार, ठीक है। कौन देखेगा कि कहाँ पुल बना है या नहीं बना है, हमको उसका कोई जरूरत नहीं है। ये भी वही करता है। पॉइंट का मूवमेंट, मैथमेटिक्स में पॉइंट का मूवमेंट हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ होता है, ठीक है। पॉइंट हमेशा ऐसे मूव करेगा। जब भी आपसे पूछेंगे पॉइंट का मूवमेंट, आप हमेशा लेफ्ट से राइट चलेंगे। तो स्टार्टिंग में वो -1 पे चल रहा था, जैसे पहुंचा उछल के 0, फिर आगे चला उछल के 1 पे, आगे बढ़ता गया बढ़ता गया। इट इज द ग्राफ ऑफ सिग्नल। मगर जब आप ड्रॉ करते हैं, आप बिना रेफरेंस लाइन के कभी ग्राफ ड्रॉ नहीं करते, ठीक है। ऐसे क्या होता है ना, ग्राफ में मेजरमेंट नहीं हो पाता है। अभी हम यहाँ आपको नहीं दिखा सकते हैं कि 1 कहाँ है और -1 कहाँ है नीचे वाले में, ठीक है, मगर ऊपर वाले में तो आपको दिख रहा है ना कि 1 कहाँ है और -1 कहाँ है। यही डिफरेंस होता है। ग्राफ को लेके अच्छा खासा है ना इशू रहता है स्टूडेंट के बीच कि सर इसका ग्राफ कैसा होगा, उसका ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ आप बेसिक याद रखें कि कैसा होता है। जिस दिन ट्रांसफॉर्मेशन का जरूरत पड़ेगा उससे पहले आपको बता दिया जाएगा कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जितना ग्राफ समझाया जा रहा है उतना जरूर याद रखें। ये केवल मैथमेटिक्स के लिए नहीं है, ये आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी है, ठीक है। आपको केमिस्ट्री में एक चैप्टर आगे चल के मिलेगा, गैसियस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम। देखिए उसमें ग्राफ पे सर कितना चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ आपको यही समझ लेना है। अभी शायद रोहित आपका काइनेमेटिक्स हो रहा होगा ना? यस सर। ठीक है, तो उसमें देख रहे हैं सर ग्राफ राफ बना रहे होंगे, ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है। यस। और दूसरा, सब कोई वेक्टर तो पढ़े ही है, ठीक है। वेक्टर में भी आप देखे होंगे, कभी ये इस डायरेक्शन में मूव करता है, कभी उस डायरेक्शन में मूव करता है, सब इसी का पार्ट है। फिजिक्स कॉन्सेप्ट देता है, कैलकुलेशन मैथमेटिक्स करवाता है, ठीक है, कि कितना मैग्नीट्यूड और किधर। बाकी फिजिक्स बताएगा कि वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, काइनेमेटिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, बॉल कैसे फेंकोगे, कैच कैसे लोगे, दौड़ोगे कैसे, बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, ये सब फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। नजर उठाइए फिजिक्स दिखेगा, मगर कितना, तो मैथमेटिक्स में काम करना पड़ेगा। काम यही होता है, ठीक है।
ग्राफ को जरूर अच्छे से है ना रिवाइज करते रहिएगा। जिस दिन जरूरत पड़ेगा हम आपको बिल्कुल ग्राफ का यूज दिखाएंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। पढ़ते हैं 11 में, अप्लाई करते हैं 12 में, यही दिक्कत है मेन अपने एजुकेशन सिस्टम का, यही दिक्कत है, समझे। देखिए नेक्स्ट अपने पास जो फंक्शन है, आई थिंक 3rd नंबर ही होगा वो, ठीक है। और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपको इसका इंपॉर्टेंस बता दें। अगर कभी भी क्वेश्चन देने वाले को अपने क्वेश्चन का लेवल राइज करना होता है, वो 2-3 जगह पे है ना अप्लाई कर देता है। या तो अपने क्वेश्चन में लॉग लगा देगा, लेवल अपने आप राइज कर जाएगा, या ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देगा, लेवल अपने आप राइज कर जाएगा, या फ्रैक्शनल पार्ट लगा देगा। ये 3 चीज ऐसा है जिसको कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर डाल दें तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो 1-2 स्टेप ऊपर हो जाता है। पहले अगर हम x लिखें, x ग्रेटर देन 0 लिखें, तो ये मेरे पास फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन, लेवल 1 का क्वेश्चन। अगर हम इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिए, अब ये लेवल 2 का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करो और तब कहीं जाके आप है ना x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ऐसा फंक्शन है जो सबसे पहले खुद सॉल्व होगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। कहीं भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको मिला तो सबसे पहले वो खुद सॉल्व होगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको याद होगा पिछले क्लास में मॉड में हम यही बात बोल रहे थे, याद है? डिस्कशन हो रहा था, रोहित आप ही के साथ डिस्कशन हो रहा था, है ना, कि सर मॉड को हम लोग रीडिफाइन क्यों करते, याद आया? यस सर। है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी वैसा ही है, कहीं भी ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखा वो सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व होगा, उसके बाद फंक्शन का आगे कुछ होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं किसको बोलते हैं। सबसे पहला बात, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। तो सर क्लोज इंटरवल का भी तो यही नोटेशन है। जब कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर में कांस्टेंट लिखा है तो वो क्लोज्ड इंटरवल है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर में वेरिएबल लिखा है लाइक x, या फिर है ना 2x स्क्वायर प्लस 3, या फिर लिखा हुआ है 7x बाई 2x प्लस 1, ऐसा कोई भी वेरिएबल अगर लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, ये सब रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट में वेरिएबल लिखा हो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मगर पता है क्वेश्चन वाला भी समझता है कि स्टूडेंट कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए लगभग ग्रेटेस्ट इंटीजर के हर एक क्वेश्चन में ये जरूर मेंशन रहता है कि दिस स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा, तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ना परेशान होने का जरूरत नहीं है। ये सब का सब एक फंक्शन है जिसमें अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल लिखा है, इसका मतलब वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब आगे का बात, रिप्रेजेंटेशन हो गया। आउटकम यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन, आउटकम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल ऑलवेज एन इंटीजर, वो हमेशा एक इंटीजर ही आउटकम में देता है। सर इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर लिखा ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के भीतर में 2.3, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप में से लगभग सबको आता होगा, मगर बताना चाहते हैं 2.3 को आप लिख सकते हैं 2 + 0.3, ठीक है। इसमें से ये जो स्टार्टिंग का 2 है ना, ये जो स्टार्टिंग का 2 है, जो पॉइंट से पहले का टर्म है, इसको कहते हैं इंटीजर, और जो पॉइंट के बाद वाला टर्म विथ पॉइंट है इसको कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। आई होप आपको पता होगा, मगर फिर भी हमको बताना जरूरी रहता है, हम बता ही देते हैं, ठीक है, ताकि अगर किसी का छोटा मोटा कंफ्यूजन हो तो वो दूर भी हो जाए, कम से कम हम जब पूछे तो आंसर वो सही दे सके, ठीक है। तो कौन, पॉइंट से पहले जो पार्ट है उसको इंटीजर कहते हैं, और पॉइंट लेके पॉइंट के बाद का जो पार्ट है उसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। तो सर क्या 2.3 फ्रैक्शन नहीं है?
इट इज नॉट प्योर फ्रैक्शन बट इट इज फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, तो फ्रैक्शनल कौन सा नंबर? इट इज सिंपल फ्रैक्शनल रियल नंबर। ठीक है, ये रैशनल रियल नंबर कहलाएगा या रैशनल नंबर कहलाएगा। तो हम चाहते हैं प्योर इंटीजर और प्योर फ्रैक्शन, देख लीजिए किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अब एक और, अब क्रॉस क्वेश्चन है पहले। ठीक है, सोच के बताइएगा, -5.2 में क्या है मेरा इंटीजर और क्या है मेरा फ्रैक्शन? इंटीजर -5, फ्रैक्शन 0.2। ठीक है रोहित, समझते हैं। -5 प्लस 0.2 क्या -5.2 के बराबर होगा? यस सर। हाँ, यस सर। अरे नहीं होगा यार, कैसे होगा? तो -0.2 होगा। -0.2 होना चाहिए था, मगर फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, फ्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, फ्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, फ्रैक्शन फिर से सुनिएगा कभी नेगेटिव नहीं होता। वो बात हम अगले पॉइंट में लिखेंगे, अभी बोल दे रहे हैं, फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता। और रोहित आप जो बोल रहे थे, आप एक बार जरूर इस बात को समझें, ऐसे नहीं छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे। ये अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर -4.80 आएगा ना। यस सर। ठीक है, तो ये तो वो -5.2 के बराबर नहीं है। तो सर क्या करें? बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, नेगेटिव नंबर है ना, ये अपना काम करता है। जब भी -5.2 होगा, इसमें इंटीजर होता है -6 और इसमें फ्रैक्शन होता है 0.8। कुछ लेना देना इससे नहीं है। देख के आप चौंक गए होंगे, ये क्या बात सर, यहाँ कुछ और बोले वहां कुछ और बोले। तो आपको ये भी तो देखना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव नंबर का बात कर रहे हैं और यहाँ नेगेटिव नंबर का बात कर रहे हैं। दोनों एक ही टाइप का बिहेव अगर करेगा तो काहे का पॉजिटिव काहे का नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि आया कहां से, बात विचार तो होते रहेगा। जो आपको इंटीजर दिख रहा है उसमें आपको एक -1 करना पड़ता है, जो आपको फ्रैक्शन दिख रहा है उसमें आपको एक प्लस करना पड़ता है, तब कहीं जाके आप आंसर निकाल पाते हैं। देख लीजिए क्या हुआ सर, अभी अभी आप क्या किए? कुछ नहीं, मैथमेटिक्स का एक रूल फॉलो किए कि जितना हम सब्ट्रैक्ट किए थे उतना ही ऐड कर दिए। आप फिर से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आंसर यहीं से निकलेगा, नेचर नहीं पता चलेगा, कंफ्यूज रहिएगा। -5.2 को अभी अनीस क्या बोला कि सर -5 लिखिए और -0.2 लिखिए। लड़का एकदम सही बोला, एकदम सही बोला, मगर हम उसकी बात को काट दिए कि देखिए फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब मेरे पास अल्टरनेटिव क्या है? मेरे पास अल्टरनेटिव है कि -5 में एक -1 करके +1 कर लेते हैं और -0.2 लिख देते हैं। कोई बताएगा इस पूरे नंबर का वैल्यू कितना होगा? कोई भी? -5.2, इट इज इक्वल्स टू -5.2। अब किसके साथ कौन यूज में आएगा? तो -5 और -1 को लीजिए, कितना बन गया? -6। और सेम ऐसे ही 1 - 0.2 लीजिए, कितना बन गया? 0.8 0.8 बन गया। तो इसमें से ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोले हम इंटीजर ऑफ -5.2 और इस पूरे पार्ट को हम बोले फ्रैक्शन ऑफ -5.2। तो जब कभी भी नेगेटिव रियल नंबर होगा तो लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। और कुछ आया था, ये सब आ गया था ना। चलिए ठीक है, बहुत सारा जानते हैं एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो चाहता है कि पढ़ाई ना हो। हाँ, देखिए बहुत सारा एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो चाहता है कि पढ़ाई ना हो, मगर हम लोग तो पढ़ाई रोकेंगे नहीं, है कि नहीं? देखिए अब यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा डिक्लेरेशन इस चीज के साथ कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के भीतर लिखा है 2.5, आप पहले मेरे नंबर को देखते चले, बाद में आपका भी टाइम आएगा, हम आंसर लिखेंगे 2। अगर इसके अंदर लिखा है -2.5 तो हम आंसर लिखेंगे -3। एकदम आप अपना क्रॉस क्वेश्चन दिमाग में रखिए, अगर कभी भी पूछना हो मेरे रुकने के साथ आप तुरंत पूछ ले। ठीक है, 0। और अगर इसमें हम लिख दिए -0.57
तो इट बिकम्स -1। अगर हम यहाँ पे आपकी बारी लिख दिए हम 12.35, बोलिए आंसर 12 12। अगर हम यहाँ पे लिख दिए -11.75, -12 -12, समझ गए। तो क्या होता है कि जब हम लोग नेगेटिव नंबर लिखते हैं उस समय, नेगेटिव नंबर जब भी लिखा जाता है उस समय अपने पास क्या होता है कि एक यूनिट और नेगेटिव हो जाता है। इसी बात को हम आपको ऐसे दिखाते हैं, -11 निकला, एक और माइनस हो गया। यहां से देखिए 0 भी निकला, एक और माइनस हो गया। यहां से देखिए यहाँ -2 निकला, एक और माइनस हो गया। तो क्या सीखे हम लोग, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर नेगेटिव है तो जितना उसका इंटीजर है उसमें एक और माइनस होगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर पॉजिटिव है तो जितना इंटीजर था उतना ही मेरा आंसर होगा। ठीक है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का कैरेक्टर और प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे और देखिए, अभी एक दो बात और डिस्कस करना चाहेंगे। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, सुन के समझ के आंसर देना है। ठीक है, x + y -3 इज इक्वल्स टू कितना, when x इज इक्वल्स टू 3.2 और y इज इक्वल्स टू 1.5। चलिए आंसर दीजिए। नंबर का कैलकुलेशन है। 1 एक आंसर 1 मिला, और किसी का? नहीं, अब पुट करके कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं, पुट करके कैलकुलेशन करना है। 1.7 तो फिर उसका ग्रेटेस्ट 1.7 1.7, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू भी तो निकालना है। 3.2 + 1.5 -3। आप आंसर दिए कि सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1.7 होगा, और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.7 होगा तो वो कितने के बराबर, 1 के बराबर। सही बोले? यस सर। ठीक है, तो फाइनल आंसर अपने पास कितना आएगा, 1 आएगा। फाइनल आंसर 1 आएगा। बोलिए, तो अगर लिखा हुआ है -2.5, ये अपने आप डिलीट मार रहा है सब, -2.5, तब क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू? -3 अगर लिखा हुआ है a² + b², जबकि a और b दोनों का दोनों 2 के बराबर है, 2 कितना, 8 ठीक है 8। अच्छा, अब बोलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 कितना होगा? 3 ही होगा, 3 क्योंकि आउटपुट हमको इंटीजर चाहिए। तो अगर अंदर में हम इंटीजर डालते हैं तो बाहर भी हमको आउटपुट क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। एक तो मिट रहा है तो सब मिट जा रहा है, कुछ मिस नहीं किया ना? ठीक, रहने दीजिए, जाने दीजिए। चलिए इसी में थोड़ा सा और डिस्कशन, थोड़ा सा और। ठीक है, क्या है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 7 डालेंगे तो बाहर मेरा 7 ही निकलेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर -7 डालेंगे तो भी -7 निकलेगा। ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर -7.1 डाल दिए तो ये -8 हो जाएगा। डिफरेंस देखिए, इसलिए आमने सामने लिखे। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर डाला जाता है तो आउटपुट मेरा वही इंटीजर होता है, चाहे वो प्लस में रहे या माइनस में रहे। अगर नेगेटिव में कोई फ्रैक्शनल पार्ट भी एग्जिस्ट कर गया तो वैसे केस में इंटीजर एक यूनिट घट जाता है, कम हो जाता है। तो अगर लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर -2021, क्या आंसर होगा? -2021 ठीक है, -2021। और अगर लिखा है -2.20.2021, आंसर क्या होगा? -2021 -2021। समझ में आया क्या हो रहा है? इंटीजर पे इंटीजर निकलेगा, और अगर उसमें फ्रैक्शन है
और वो नेगेटिव है तो इंटीजर 1 यूनिट घट जाएगा। ये नेचर होता है। और पता है हम इस पे इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? हर एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। जो यहाँ पे नंबर लेके हम आपके साथ है ना, कभी पूछ रहे हैं, कभी बता रहे हैं, हर एक क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर का इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। जो भी इसका डोमेन हो, रेंज हो, ग्राफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ और प्रॉपर्टी अभी बताएंगे हम आपको, मगर जितना क्वेश्चन बनता है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनता है जो अभी आपके सामने में लिखा हुआ है। नंबर डालिए, नेचर पता कीजिए। पॉजिटिव रियल है तो जितना इंटीजर वो आंसर होगा, नेगेटिव रियल है तो जितना इंटीजर है उसमें -1 होगा। अगर नेगेटिव इंटीजर है, इससे पहले भी इंटीजर बोल दिए थे क्या? यस सर। फिर से एक बार, ठीक है, फिर से एक बार। हमको लगता है हम बोलने में है ना थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे, हमको लग रहा था। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर पॉजिटिव रियल है तो वैसे केस में जो पॉजिटिव इंटीजर है वही आंसर होगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर नेगेटिव रियल है, ठीक है, नेगेटिव रियल है, तो वैसे केस में नेगेटिव इंटीजर बाहर आएगा और उसमें -1 होगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा भी इंटीजर है तो बाहर भी आपको पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बस बात आपको ध्यान में रखना है, खास करके ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड। अब थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है, कुछ प्रॉपर्टी ही है एक्चुअल में, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x प्लस 7 लिखा है, 7 किसकी तरह? एक इंटीजर, तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा और +7 बाहर होगा। कहने का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस या -a कैन बी रिटन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस और -a whenever a is any integer। अगर a कोई इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर आप उसको आराम से निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर हो जाए, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ नंबर अगर नंबर के बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर प्योर इंटीजर था, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर, मगर वो प्योर इंटीजर था। ठीक है, ये चीज आप ऊपर में देखे थे अभी, यहां देखिए 7 और -7 के साथ, याद आया? देखिए, मान लीजिए 7 के जगह x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू x कब? जब x इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -7 इज इक्वल्स टू -7 कब? जब x मेरा -7 यानी इंटीजर है। तो जब कभी भी आपका वेरिएबल इंटीजर होगा तो वैसे केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा x के इक्वल होता है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट थर्ड, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और प्लस y, ठीक है, दैट विल बी ग्रेटर देन आइदर इक्वल टू इंडिविजुअल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ प्लस आइदर इंडिविजुअल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस। ठीक है, सम या डिफरेंस से वो बड़ा होगा। सर इस प्रॉपर्टी को थोड़ा बताइए, ऊपर वाला तो देख लिए हम लोग, समझ में आ गया। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को थोड़ा बताइए। वो डिपेंड करता है नंबर पे, तो दो केस लेंगे क्योंकि हम यहाँ दो साइन लगाए ना, एक ग्रेटर देन और एक इक्वल टू, दोनों दिखाएंगे हम आपको। ठीक है, चलिए इसी में सबसे पहले ए नंबर पे आप अज्यूम कर ले, लेट x इज इक्वल्स टू समथिंग 1.7 और y इज इक्वल्स टू मान लीजिए 2.5 ऐसा। ठीक है, देखिए अपने से ऊपर कहाँ एक लाइन जा रहा है, थोड़ा नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। LHS पार्ट यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई कितने के बराबर होगा? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.7 प्लस 2.5 के बराबर होगा। आप इसको सॉल्व करें तो ये शायद 4.2 आ रहा होगा, जिसका आंसर आपको 4 मिलेगा। रोक दीजिए इसको यहीं पे। दूसरा राइट साइड, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.7, ये कितना देगा हमको? 1 देगा।
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 कितना देगा हमको? 2 देगा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 2 मतलब 3। आमने सामने है दोनों नंबर, कौन छोटा हो गया? इंडिविजुअल ग्रेटेस्ट इंटीजर या कंबाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर, कौन छोटा हो गया? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। तो आप ये कह सकते हैं ना कि इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई विल बी ग्रेटर देन इंडिविजुअल ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में अगर प्लस से बड़ा है तो माइनस से तो बड़ा होगा ही होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, चलिए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर, अगर हम x का वैल्यू ले लें 1.2 और y का वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं एकदम जैसे लिखे ना वैसा ही कुछ लेके चल रहे हैं 2.3 ऐसा, तो आप इसमें अगर कैलकुलेट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई तो आपको मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 और प्लस 2.3। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 3.5 आ रहा है और 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा, नो डाउट, खत्म। उसके बाद इंडिविजुअली x के पीछे जाइए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 विल इक्वल्स टू 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3, सॉरी y था ना, ये लिखना भूल गया, 2.3, तो ये 2 के बराबर आएगा। अगर इन दोनों के बेसिस पे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर x और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y कैलकुलेट करते हैं तो ये 1 प्लस 2 यानी 3 आएगा जो कि इसके बराबर है। तो अभी सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। ठीक है, तो देखिए एक कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि ये कभी ग्रेटर होगा और एक कॉन्सेप्ट कह रहा है कि ये इक्वल होगा। तो हम लोग जनरल तौर पे क्या कह सकते हैं? जनरल तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि ये ग्रेटर और इक्वल दोनों होगा। ये ग्रेटर और इक्वल दोनों होगा। देखिए कहाँ ये क्या कर रहा है, ये ग्रेटर और इक्वल दोनों होगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है और ये एक ऐसा पार्ट है जिसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर से आ सकता है। ठीक है, वैसे तो ये प्रॉपर्टी है जो कि किसी क्वेश्चन को बनाने में हेल्प करेगा। एक क्वेश्चन हम अभी आपको बताएंगे ऐसा। ठीक है, उससे पहले एक बात और कहें तो एक तरीके का वो प्रॉपर्टी ही है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर शायद 3 या 4 होगा, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, कितना नंबर है आज? तो 4 नंबर, ये 4 नंबर प्रॉपर्टी है। देखिए क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मतलब क्या? कोई भी रियल नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपने नंबर से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, और इससे छोटे वाले नंबर से हमेशा बड़ा होगा। सर ये क्या बोल रहे हैं? हम आपको बोले ना कि जब भी किसी भी प्रॉपर्टी को चेक करना हो, कोई एक नंबर मान लीजिए, कोई भी अपनी इच्छा से एक नंबर मान लीजिए, लेट x इज इक्वल्स टू समथिंग 5.7, लेट x इज इक्वल्स टू समथिंग 5.7, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आएगा? कितना आएगा? 5 आएगा। और अगर हम x माइनस 1 निकालते हैं तो 5.7 माइनस 1 यानी कि 4.7 होगा। 4.7 देख लीजिए कौन कहां पे लिखा है। ठीक है, अब इसके जगह अगर हम कुछ पुट करना चाहते हैं तो वो हम क्या पुट करेंगे? 4.7। फिर उसके बाद इसके जगह अगर हम लोग को कुछ पुट करना है तो हम लोग क्या पुट करेंगे? 5। और इस x के जगह अगर हम लोग को पुट करना है तो हम लोग क्या पुट करेंगे? 5.7। देखिए सबसे बड़ा कौन है इन तीनों नंबर में? 5.7। और 5 क्या 4.7 से बड़ा है? यस सर। ठीक है, देखिए ऊपर का कंडीशन फुलफिल हुआ, समझे? तो जब कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा तो वो अपने पहले वाले इंटीजर से बड़ा होगा और अपने अंदर कंटेन करने वाले इंटीजर से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को 11 में तो नहीं मगर 12 में इसी कॉन्सेप्ट को सेम, इसको कहते हैं सैंडविच थ्योरम। ठीक है, सैंडविच थ्योरम
और मैथमेटिक्स का ये एक ऐसा थ्योरम है जो आपसे लिमिट्स का क्वेश्चन बनवाएगा और साथ ही साथ डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनवाएगा। ठीक है, नाम इसका क्या है? सैंडविच थ्योरम। जैसे सैंडविच खाए होंगे तो ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड और बीच में पूरा मसाला भरा हुआ रहता है, सब्जी वब्जी सब रहता है, एग्जैक्टली वैसे। ठीक है, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये काम कर रहा है एक आउटर लेयर ब्रेड की तरह, ये राइट वाला पार्ट है ये आउटर लेयर ब्रेड की तरह, और यहाँ देखिए बीच में मसाला भरा हुआ है। ठीक है, सब्जी उब्जी भी काट के भरा हुआ, आलू का टिक्की भी भरा हुआ है, हैम डालना है हैम भी डाल दीजिए। ठीक है, सब भरा हुआ है बीच में। तो जो भी काम है वो हमको किससे है? ग्रेटेस्ट इंटीजर से। मसाला बोल रहे हैं ना? ठीक है, जो भी काम है वो कहाँ? ग्रेटेस्ट इंटीजर से। इस कारण से इसको कहते हैं सैंडविच थ्योरम। ठीक है, ये WITCH मत लिखिएगा, वो रात को डरावना वाला बात हो जाएगा। ठीक है, WICH सैंडविच थ्योरम इसको कहते हैं। ये अभी आपके किसी काम का नहीं। ठीक है, पता है, ये अभी आपके किसी काम का नहीं। ये या तो अगर हम जबरदस्ती पढ़ाएंगे तो लिमिट्स में पढ़ा देंगे हम आपको, और नहीं तो जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं ना 12th क्लास में, तब जाके ये सैंडविच थ्योरम बताया जाता है एक्चुअल में वहां पे कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन वहां पे बनता है, यहां बनता ही नहीं है। ठीक है, अब चलिए इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन इसके बेसिस पे कैसा आता है? इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आपसे ये बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 1 plus 1 by 100 plus 1 plus 2 by 100 plus 1 plus 3 by 100। यही सीक्वेंस मेंटेन है और ये खत्म हो रहा है 1 plus 99 by 100 पे। ठीक है, पूछा गया इसका आंसर क्या होगा। इसको कभी इंटीजर टाइप क्वेश्चन बना दिया जाता है, कभी ये स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। कारण है, अगर हम ये बोल दें कि दिस पार्ट इज इक्वल्स टू x प्लस 3, तो वट एवर बी द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, नॉट वट एवर। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, ये पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन को घुमा सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम लोग को समझना होगा कि यहाँ कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। देखिए, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, आपको एक दो चीज जरूर अपने से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और क्या प्रिपेयर करना चाहिए वो बता देते हैं आपको। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, वहां जो भी दिया है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। क्या हम इस पहले नंबर को 1.01 लिख सकते हैं? यस सर। दूसरा वाला क्या 1.02 होगा? 1.02। थर्ड कितना होगा? 1.03। 1.03। और लास्ट वाला कितना होगा? 1.99। 1.99। कहीं मेरा इंटीजर बदला? कहीं भी नो सर। नहीं। तो इसका मतलब हर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 देता जाएगा, हर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 देता जाएगा। और कितनी बार देगा? टोटल सम आएगा 99। 99 कितनी बार देगा? 99 टाइम। ये देखिए, ये बताएगा आपको 1 है, 2 है, 3 है, से लेके कहां तक है? 99 तक है। तो टोटल कितना टर्म्स अपने क्वेश्चन में दिया? 99 टर्म्स। तो 1 भी आएगा अपने पास कितनी बार? 99 टाइम्स। कितनी बार? 99 टाइम्स। तो 1 को अगर 99 टाइम्स ऐड करेंगे, आंसर क्या होगा? 99। बाय द वे, मान लीजिए ये लिखा कि दिस पार्ट इज इक्वल्स टू x प्लस 3, तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा? 96। 96। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कभी कभार घुमा के भी पूछ सकता है, इधर साइड में ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट भी दे सकता है, या आपसे पूछेगा कि 99x, ये पूरा पार्ट 99x के बराबर, तो x का वैल्यू क्या होगा? वो तो बाद में आप सॉल्व कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उस जगह पे तो फंसना ही नहीं है। मेन हम लोग को इसी चीज को लेना है। ये एक पहला क्वेश्चन था, बहुत स्ट्रेट, थोड़ा सा डिफिकल्ट, और चाहेंगे कि पहला ट्राई आप ही ले, और ज्यादा नहीं, आपके पास है ना 20-30 सेकंड रहेगा, उतने में आप जो कर सकते हैं कर लिए होंगे, और नहीं तो आप सरेंडर भी कर सकते हैं। ठीक है, 1/3 प्लस 1/100 प्लस 1/3 प्लस 2/100 प्लस सो ऑन। ठीक है, कंटिन्यूड है। और यहाँ पे 1/3 प्लस 99/100,
हम आपको एक लाइन में इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। मगर पहले चाहते हैं कि आप एक बार ट्राई कर लें, आप एक बार ट्राई कर लें। मैं आपका कोई टेस्ट नहीं ले रहे, हम आपको क्वेश्चन इसलिए देते हैं ताकि आप क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस समझें और आप समझे कि आप किस जगह पे फंस रहे हैं। नहीं तो क्या होता है ना कि हम बस बोलते जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आता जाएगा, क्योंकि उस समय तो नंबर का केवल कैलकुलेशन होता है, तो वो थोड़ा हल्का लगता है। मगर आप थोड़ा फील करें, मेन यही चाहते थे। देखिए बनाने का तरीका, सबसे पहले ये 0.3 है, 0.33, ठीक है, और प्लस 0.01 है। हम लोग ये जानते हैं कि जब कभी भी अपने पास क्या आएगा, 6 7 आएगा, तब ये 1 होगा। तो हम बीच का तो कुछ लिखेंगे ही नहीं, हम क्या लिखेंगे, 0.33 और उसके बाद 0.67, तब तो ये 1 आएगा, क्योंकि इंटीजर चेंज करना है, इंटीजर। तो इससे पहले यहां तक कितना टर्म्स खत्म हो गया, देखिए इस लास्ट वाले ब्रैकेट को छोड़ के बात कर रहे हैं, 66 टर्म्स, 66, 67 तो ये अकेला है ना अनीस? यस यहाँ 67 तो ये अकेला है। यहां तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहां तक, तो यहां तक में तो ये 66 टर्म्स होगा खत्म। उसके बाद सीधा लास्ट वाला लिखिए, ठीक है, सीधा लास्ट वाला लिखिए 0.33 और उसके साथ 0.99, ठीक है। अब उसके बाद नंबर्स देखिए ये क्या आ रहा है, नंबर्स देखिए क्या आ रहा है। बस आपको यही है कॉन्सेप्ट, जिसमें बार 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 जीरो आएगा, कितनी बार, 66 टाइम, 0 0 0 कितनी बार, 66 टाइम्स, तो वो कभी भी 1 तो नहीं हो सकता, इग्नोर। उसके बाद आपके पास बचा कितना, 33 टर्म्स, उसमें से आप एकदम अपने कंफर्मेशन के लिए पहला लिख ले, तो ये कितना होगा, ये 1 होगा एग्जैक्टली, छोड़ दीजिए। उसके बाद लास्ट वाला लिख लीजिए एक बार, ठीक है, तो 9 3 12 और 9 3 12 1 13, इट इज 1.32। तो अब मेरे पास 1 1 1 1 1 कितनी बार, 33 टाइम्स, 33 टाइम्स। तो कुल मिला के आंसर कितना होगा, 33 होगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, एकदम जहां डाउटफुल होगा बात कीजिएगा। आप अगर नहीं बोले तो हम सोचेंगे समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर को खत्म करें, ग्राफ बताना है हमको, ठीक है। 1/2 प्लस 1/100 से लेके, समझ जाइएगा, से लेके 1/2 प्लस यहां पे लिखा हुआ है 199/100। चलिए आंसर चाहिए, आंसर एक बार फिर से ट्राई। टोटल 199 टर्म है, 199 टर्म्स है। चलिए आंसर चाहिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। वन 150 और किसी का आंसर? चलिए देखते हैं। मेरा 1/2 का मतलब 0.5। जब हम 50 पे पहुंचेंगे ना, 50 टर्म्स, तब ये बन जाएगा 1, ठीक है। जब हम 100/100 पे पहुंचेंगे ये 1.5 रहेगा। हम 50 पे बात कर रहे हैं, तो ये कितना रहेगा, 1.5। और जब हम 199 पहुंचेंगे, जब 1.99 पहुंचेंगे, तो उस समय ये बीच में ही टूटेगा, ये बीच में ही टूटेगा 150 पे ये बन जाएगा 2, और फिर उसके बाद 199 तक ये 2 ही बन के जाएगा।
कहने का मतलब है कितना हो जाएगा, 2.99 हो जाएगा, ठीक है, 2.99। तो अब आपको बस इसी इंटरवल से थोड़ा सा समझना है। यहां से 1 पहुंचने से पहले यानी 49 टर्म्स हमको 0 प्रोवाइड करेगा। फिर 1 से यानी 50 से स्टार्ट करना है, 1 से यानी 50 से स्टार्ट करके, और जब आप 149 तक रहेंगे, कहा 50 से 149, आपको मिलेगा 2। कितने टाइम्स? 50 से 149 कितने टाइम्स? 99 100 सर टाइम्स, 1 मिलेगा 100 टाइम्स, ठीक है। सर 1 मिलेगा ना 100 टाइम। हाँ सॉरी काट ही देते, मिटे उटे का तो है नहीं, ठीक है। 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। 1.5 आया था ना, तो 100 टाइम्स होगा। एक्चुअल में 50 इंक्लूडेड है ना, और 149 तक जा रहे हैं। मेरा ध्यान तो लिखने पे लगा हुआ है, तो कितना 100 टाइम्स ये हो जाएगा, और 100 टाइम्स 1 मिलेगा, 100 टाइम्स 1 मिलेगा। 150 से 2 स्टार्ट हुआ और 199 तक गया। 150 से 199 तक कितना टर्म्स? 150 से 199 कितना टर्म्स? 50 टर्म। 50 टर्म्स। और 50 टाइम्स हमको क्या मिलेगा? 2। 50 टाइम्स हमको क्या मिलेगा? 2। बस आंसर देने वाला तो यही था। तो हम लोग को क्या मिला? 0 मिला 49 टाइम्स, किसी काम का नहीं, प्लस 1 मिला हमको 100 टाइम्स, 100 देगा, प्लस 2 मिला हम लोग को 50 टाइम्स जो 100 देगा। कुल मिला के आंसर कितना आएगा? 200 आएगा। 200, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत समझने में? नो सर। नहीं, ठीक है। अब थोड़ा हम इसके ग्राफ पे आगे बढ़े, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना कॉन्सेप्ट जैसा रखता है वो रखेगा ही, ठीक है। तो ग्राफ के लिए थोड़ा तैयारी करना है, समझिएगा। मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कहता है, x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। तो आपको ये समझना चाहिए कि x का वैल्यू 1 के बराबर या इससे बड़ा होगा और x का वैल्यू 2 से छोटा होगा। यहाँ पे कितना यूनिट कवर कर रहे हैं? 1 यूनिट कवर कर रहे हैं। लाइक 1 सेंटीमीटर या 1 इंच, 1 यूनिट कवर करना है 1 से 2 तक, ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, तो वैसे केस में आपको क्या लगता है x किससे बड़ा बराबर होगा और किससे छोटा होगा? कोई भी? 2 से बड़ा बराबर और 3 से छोटा। 3 से छोटा, ठीक है। 3 से छोटा, एकदम ठीक। अगर हम नेगेटिव चले जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मेरा -2 है, हम आपको बताएंगे, तो वैसे केस में x जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन क्या लिखा रहा है? -3। -3 नहीं आएगा ना, -2 आएगा, ठीक है। और लेस देन 1 होगा, -1। ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लिखे हैं यहाँ, ठीक ना, समझिएगा, -2 लिखे हैं। और यहाँ पे लेस देन -1। नेगेटिव में थोड़ा दिक्कत होता है रोहित। मान लीजिए इसके बीच में एक नंबर निकालना हो तो क्या नंबर लिखिएगा, बोलिए तो? कोई भी एक नंबर इसके बीच में। -1.5। -1.5, ठीक है। -1.5 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा हमको? -2। अभी समझे कैसे लिखा गया था? यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक ही कॉन्सेप्ट है, वो नंबर का कॉन्सेप्ट। जब भी आपको कुछ भी लिखना हो, रफली कहीं नंबर उसके अंदर डाल के आप पता कर सकते हैं कि आउटपुट क्या देगा वो, ठीक है। आप उसके अंदर नंबर डाल के पता कर सकते हैं कि आउटपुट क्या देगा वो, बस ग्रेटेस्ट इंटीजर इसी पे काम तो जिस समय 2 था उस टाइम भी हम लोग सर -2 क्यों लिए? कौन वाला? ये और ये माइनस नहीं लिखा है, वो मेरा मार्कर इधर उधर अपने से जा रहा है। देखिए कुछ लिख नहीं रहे, वो हो गया था, ठीक है। वो 2 से 3 लिखे थे अनीश, ठीक है। ओके सर। ये पता नहीं इसको क्या हो गया है, ठीक है, नेटवर्क के कारण या सिस्टम का कुछ दिक्कत है, उसी कारण से देख रहे हैं इधर उधर आड़ा टेढ़ा लाइन हो जा रही है आज। हमको तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे क्या करना है। हमको बहुत काम करना होगा क्लास के बाद, हटा के हम आपको भेजेंगे, ऐसे नहीं भेजेंगे, ठीक है। देखिए अब इसी बेसिस पे हम थोड़ा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं फटाक से, नहीं तो फिर ग्राफ में कहीं कुछ हुआ इधर उधर तो गया। देखिए सबसे पहले रेफरेंस लाइन ले लेते हैं,
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सेस है? 3 डायमेंशनल होना चाह रहा था, इसलिए जेड एक्सिस अपने से ड्रॉ हो रहा था। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम 1 यूनिट चलेंगे, तो उस समय मेरा है ना वैल्यू फिक्स बना हुआ रहेगा, ठीक है, 1 यूनिट। तो 0 से लेके 1 तक जाएंगे, 1 एक्सक्लूडेड, तो ये 0 देगा, 0.1 पे 0, 0.2 पे 0, 0.3 पे 0, 0.9 तक 0। जैसे 1 होगा ये 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये 1 देने लगेगा। अब 1.1, 1.2, 1.3, 1.9 तक ये 1 ही प्रोवाइड करेगा। जैसे 2 होगा 1 यूनिट और ऊपर चला जाएगा, फिर 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे करके 2.9 तक। जैसे ये 3 होगा 1 यूनिट और ऊपर चला जाएगा, फिर 3.1, 3.2, 3.9 तक, और ये जैसे 4 होगा 1 यूनिट ऊपर। तो ये 1 लिखा, यहाँ 2 पे ये 3 प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको दिख रहा है ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है ये, ठीक है। हम अगर इसको मिला दें तो आपको एक स्टेप की तरह दिखेगा, सीढ़ी होता है सीढ़ी, बस, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक और नाम होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन। जैसे थॉमसन मॉडल पढ़े होंगे, थॉमसन मॉडल को प्लम पुडिंग भी कहते हैं, उसको वाटरमेलन भी कहते हैं। तो वो जैसा दिख रहा था वैसे नाम डाल दिया गया था, अदरवाइज वो थॉमसन मॉडल ही होता है। यहाँ भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही होता है, स्टेप की तरह दिखता है, इसको स्टेप फंक्शन कहते हैं। एक और नाम है इसका कॉल्ड फ्लोर फंक्शन, ठीक है। कारण है कि हम लोग नीचे वाला वैल्यू ही अडॉप्ट करते हैं, इसलिए इसको फ्लोर फंक्शन कहते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में भी ये ऐसे चलेगा, ये 0 पे ही है, ठीक है। नेगेटिव पे भी ये ऐसे ही चलेगा, यहाँ -1, फिर जब आप -2 कीजिएगा ये इस तरीके से चलेगा, -2। यहाँ भी ये -1 है, ये -2 है, फिर और जाएंगे तो और 1 यूनिट नीचे चला जाएगा। तो देख रहे हैं कि ओपन पार्ट कहाँ पे होता है और क्लोज पार्ट कहाँ पे होता है। क्लोज पार्ट हमेशा स्टार्टिंग पोजीशन पे होगा और ओपन कहाँ होता है, एंड पोजीशन पे होता है। क्लोज पार्ट हमेशा स्टार्टिंग पे होगा और ओपन कहाँ होता है, एंड पोजीशन पे होता है। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। अब इस ग्राफ के बेसिस पे अगर हमसे पूछा जाए कि फंक्शन एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, तो डोमेन क्या होगा। आप x के जगह कुछ भी रख सकते हैं, तो कैन बी एनी रियल नंबर। रेंज क्या होगा, ये बात हमको आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटकम क्या होता है, इंटीजर होता है। तो रेंज बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, रेंज बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, अगर सर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में नंबर बदल दे तो क्या डोमेन रेंज यही रहेगा, वो चेक करना पड़ेगा कि नंबर कैसा है। मान लीजिए एफ एक्स आपके पास दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x बाई x प्लस 1, क्या बोलते हैं, आपका सेंस क्या कहता है, डोमेन क्या होगा। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट -1। हाँ, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। सर ये एक्सेप्ट वाला बात कहां से आ गया, बात इस जगह से आया कि इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है वो p/q है। एक्सप्रेशन कौन से फॉर्म का, p/q, और हम जानते हैं कि इसके एग्जिस्टेंस के लिए डिनोमिनेटर नेवर बी 0, इसलिए x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। ये हो गया डोमेन। सर रेंज क्या होगा, रेंज के लिए आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना, सिंपल आप बोलेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो रेंज जो होगा वो कंप्लीट इंटीजर होगा। सर रेंज क्या चेंज नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो देखते हैं कहां करेगा। मान लीजिए gx लिखा और ये लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² प्लस 3, x² प्लस 3, कोई बताएगा इसका डोमेन, डोमेन ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, p/q नहीं है, रूट नहीं है, लॉग नहीं है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स नहीं है। अगर कोई भी फॉर्मेट नहीं है तो वैसे केस में डोमेन मेरा ऑल रियल नंबर। अब सवाल आया कि सर रेंज क्या होगा, तो रेंज के लिए थोड़ा आप फंक्शन के नेचर को समझे
एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर हम 3 ऐड कर दे दोनों साइड में, 3 ऐड कर दें तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। और वैसे केस में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देते हैं तो इधर भी इंटीजर ऑप्शन होगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि 3 से बड़ा कुछ भी मगर इंटीजर। तो आप रेंज ये डिक्लेयर करेंगे कि रेंज बिलोंग्स टू क्लोज 3 से लेके इंफिनिटी ऑल इंटीजर्स। सर इसको लिखने का कोई और तरीका? बिल्कुल है, देखिए और कैसे लिखते हैं। रेंज बिलोंग्स टू, सेट बनाइए, 3 से स्टार्ट कीजिए, 3 4 5 6 7 डॉट 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 मार के छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि 3 से लेके बड़ा सारा का सारा इंटीजर्स आएगा। तो ये भी आपका आंसर होगा, ये भी आपका इंफिनिटी नहीं लिखना है नहीं। सुने क्या बोले रोहित? सर, डॉट डॉट लगाने के बाद लास्ट में इंफिनिटी नहीं लगाना ना, कोई जरूरी नहीं। अगर डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं ना, इसका मतलब है कि वो चलता जा रहा है। तो कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा, समझे? ये मैथमेटिक्स का एक एक्सप्रेशन है, तो आप ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये था अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर। हम चाहेंगे एक बार आप इसको रिवाइज कर लें। और दूसरी बात एक और हम आपको बताना चाहेंगे, आपके फंक्शन चैप्टर में, एक मिनट रुकिएगा। सर। ये ग्रीन वाला कौन सा ग्राफ है सर? अरे आज तो पता नहीं चल रहा है कि हमें ना मैथ पढ़ा रहे हैं या हमें ना ड्राइंग सेशन ले रहे हैं, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम समझा रहे हैं कि नया क्वेश्चन बना रहे हैं। इसीलिए आज का दूध भात है, समझे, आज का दूध भात है। स्क्रीन में आप लोग को क्या दिख रहा है? हम दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं। ठीक है। देखिए फंक्शन, एक्चुअली मैं फंक्शन दिखाना चाह रहे थे। हाँ, सबसे पहले ये फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज आप कंप्लीट बना लेंगे, पूरा आपका हो चुका है, ठीक है। अब में भी आप बनाए भी होंगे, ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप नहीं बनाए होंगे, मगर हम चाहते हैं कि अगर कोई नहीं बनाया है तो उसको पता चल जाए कि कहाँ से आपको बनाना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको 10-12 क्वेश्चन दिया हुआ है, सब इस टाइप का हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर का नाम लिया ना तो रिलेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया, फिर उसके बाद ये सेकंड एक्सरसाइज छोटा कहीं पार हो गया हमको लगता है। हाँ ये रहा आपका सेकंड एक्सरसाइज यहाँ पे, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज में देखिए सेकंड एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन छोड़ देंगे। कौन सा नंबर? 4 है, 5 है, देख रहे हैं क्या लिखा है? f ऑफ fx। ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, बाकी ये सब हम आपको बता चुके हैं कि कैसे इसके अंदर पुट करते हैं। ये भी बना लीजिएगा 7 नंबर, और ये 8 नंबर छोड़ दीजिएगा। नंबर 1 कैसे बनेगा? क्या नंबर 1? नंबर 1 देखिए, अगर आपसे ये बोला fx तो वो तो दिया हुआ है ना, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। और अगर आपसे ये बोल रहा है कि f 2x प्लस 1, तो आप क्या करें ना कि जहां पे x है वहां 2x प्लस 1 पुट कर दे, तो वो हो जाएगा 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 और प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अनीस, ये यस सर। इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक आएगा और ये एक क्वाड्रेटिक है, दोनों को इक्वेट करके एक क्वाड्रेटिक बना के वहां से रूट्स निकाल लीजिएगा। यस, वैसे सॉल्व करना है, ठीक है, उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए ये आप कर लेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अभी इसी में से बनाइए। डोमेन का हम आपको और क्वेश्चन है ना वो सब भेजे हैं क्या? डोमेन, रेंज, इनइक्वालिटी, नहीं, डोमेन का क्वेश्चन भेजे हैं क्या? ओ कोई पलट के भी नहीं देखा रे यार। देख लीजिएगा ये क्वेश्चन भी छोड़ दीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन छोड़ने बोल रहे हैं? जहां f ऑफ fx है वो छोड़ दीजिएगा, 11 भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है।
9 बना लीजिएगा, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए सेकंड एक्सरसाइज तक का हो गया कि क्या बनाना है हमको। अभी आप बस फंक्शन सीख रहे हैं, इसलिए हम आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना अभी खुद से नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बस बुक में से बोल रहे हैं हम आपको बनाने। आइए डोमेन, बुक में भी डोमेन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल छोटा छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है। पूरा का पूरा ये थर्ड एक्सरसाइज बना लीजिएगा। 1 पूरा, 3 पूरा, 2 पे हम 2-4 क्वेश्चन बोले छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहां तक कंप्लीट कर लीजिएगा। बस 1 2 3 आगे का भी छोड़ दीजिए। ठीक है, इतना काम कर लीजिएगा, बाकी हम लोग है ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और